आर्थिक सुधारों को लेकर कोई फैसला न ले पाने के हालात, देश के औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में आई तेज गिरावट, जीडीपी की सुस्त चाल, बढ़ती महंगाई, भारत के लिए रेटिंग एजेंसियों की उदासी, बेचैन निवेशक, शेयर मार्केट की मायूसी, एफडीआई की पशुपेश, आरबीआई की नाकाम कोशिशें, ये सारी घटनाएं देश की डरावनी अर्थव्यवस्था की तस्वीर खींच रही थी। मानसून सत्र से पहले किसी बदलाव की आस ही बची थी, तो बदलाव हुआ। कुर्सियों की अदला बदली हुई। इस अदला बदली में चुनौतियों से भरा कांटों का ताज पी चिदम्बरम के सर पर रखा गया। यानी पुराने सवालों के बीच खड़ा हो गया एक और जरूरी सवाल, जो है आज का हमारा जरूरी सवाल। – 2004 से 2008 ये वो समय था जिसे भारतीय आर्थिक इतिहास का सबसे सफल दौर के तौर पर याद किया जाएगा, और इस समय वित्त मंत्री चिदम्बरम ही थे। इस बेहतरीन कार्यकाल का फायदा कांग्रेस को 2009 लोकसभा चुनावों में 65 अतिरिक्त सीटों के रूप में मिला। लेकिन देश ने आर्थिक मजबूरियों के साथ जो पिछले 4 साल से गुजारे हैं, उन्होंने पहले की तमाम कामयाबियों पर गर्द डाल दी है। यूपीए 1 ने जो कमाया, यूपीए 2 ने उसे दांव पर लगा दिया। अब 4 साल बाद एक बार फिर पी चिदम्बरम अपने पुराने मंत्रालय लौटे हैं, लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। आर्थिक चुनौतियां पहाड़ की शक्ल में सामने हैं। 20 महीने बाद चुनाव हैं। यूपीए को 2014 में किसी ऐसे चमत्कार की उम्मीद है जिसके बदले में जनता से 2009 जैसा इनाम मांगा जाए। ऐसे में जरूरी सवाल यह कि क्या चिदम्बरम 2014 की तस्वीर में 2009 वाला रंग भर पाएंगे? ये कोई नई खबर नहीं है। यूपीए 2 सरकार आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह विफल है। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सरकार पर यह आरोप है कि वो आर्थिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले नहीं ले पा रही है। कई बड़े औद्योगिक समूहों ने भी सरकार पर निशाना साधा है कि सरकारी फैसलों में देरी के चलते ही देश आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ रहा है। इस समय देश में महंगाई अपने चरम पर है। सकल घरेलू उत्पाद भी 2012 की पहली तिमाही में पिछले 9 सालों में सबसे कम 5.3% रहा। देश के औद्योगिक उत्पाद और निर्यात में आई तेज गिरावट और जीडीपी की सुस्त चाल को सुधार की राह पर लौटाना और निवेशकों के भरोसे को मजबूत करना बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे मुश्किल हालात में पी चिदम्बरम ने तीसरी बार वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। चिदम्बरम के लिए इस बार हालात काफी चुनौतीपूर्ण है। आइए एक नजर डाल लेते हैं उन चुनौतियों पर जो वित्त मंत्री के रूप में चिदम्बरम के सामने खड़ी हैं। सबसे पहली चुनौती होगी सुस्त पड़ चुकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाना। दूसरी चुनौती होगी इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई बढ़ाना। तीसरी चुनौती पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लाना। चौथी चुनौती मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई लाना। पांचवी चुनौती एफडीआई के जरिए एविएशन सेक्टर में विदेशी एयरलाइंस की हिस्सेदारी पर सहमति देना। छठी चुनौती डीजल, यूरिया और एलपीजी की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण खत्म करना। सातवीं चुनौती गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को देश भर में लागू कराना। लेकिन सबसे अहम चुनौती जो चिदम्बरम के सामने है वो है 2014 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आर्थिक हालात को उस मुकाम पर लाना जहां देश का बाजार और देश की जनता दोनों को सरकार की नीयत में यकीन आ जाए। 2004 से 2008 के बीच चिदम्बरम देश के वित्त मंत्री थे। ये वक्त आर्थिक विकास के मामले में आजाद भारत के इतिहास में सबसे बेहतरीन दौर था। इस दौरान सरकार ने नरेगा, कृषि ऋण माफी और सामाजिक कल्याण के कई कार्यक्रमों को लागू किया। चिदम्बरम ने 2 करोड़ रुपए के कृषि ऋण माफी को कुशलता से अंजाम दिया था,
जिसका सरकार को चुनाव में पूरा फायदा भी मिला। 2004 की 145 सीटों से बढ़कर कांग्रेस को 2009 में 206 सीटें हासिल हुई। मुंबई में आतंकी हमले से पनपा देश का क्रोध और उसके बावजूद 61 सीटों का ये पूरा इनाम कांग्रेस में एक नया जोश भरने के लिए काफी था। लेकिन 2009 से 2012 तक हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सबसे बड़ा मसला आम आदमी को राहत भरा यकीन देने का है। इस बीच 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को काफी उम्मीदें हैं, जिसके जरिए सरकारी खजाने को भरा जाए और उस पर धन का इस्तेमाल सरकार आम आदमी के लिए योजनाएं बनाने में करे। इन सब के बावजूद मौजूदा हालात को देखते हुए इतना तो तय है कि यूपीए सरकार के लिए 2014 के आम चुनाव काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। ऐसे में नए बाजार समर्थक के वित्त मंत्रालय में लौटने से निवेशकों के चेहरों पर खुशी की एक लहर जरूर लौटी है। अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी पर हार्वर्ड शिक्षित पूर्व वकील ने प्रण किया है वो बजट में पैदा झोल को दूर करेंगे और उपभोक्ताओं पर उच्च ब्याज दरों के बोझ को कम करेंगे। लेकिन गिरती हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए चिदम्बरम को राजनीतिक निपुणता और थोड़े भाग्य की जरूरत है। ऐसे में जरूरी सवाल यही है कि बाजारी शक्तियों के हिमायती चिदम्बरम क्या 2014 की तस्वीर में 2009 वाले रंग भर सकेंगे? खबर भारती के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो आज का हमारा जरूरी सवाल ये कि क्या चिदम्बरम सामाजिक क्षेत्र के लिए जारी नीतियों को, जो कि 2014 के चुनावों के लिए जरूरी हैं, और आर्थिक उदारवादी नीतियों में तालमेल बिठा पाएंगे? हालांकि बेचैन आर्थिक बाजार और करीब करीब खत्म हो चुकी भारत की क्रेडिट रेटिंग के खतरों का सामना करने में पिछले हफ्ते अपने पुराने पद पर लौटे चिदम्बरम ने कोई समय नहीं गंवाया है। लेकिन उनके ये कदम कितने असरदार होंगे, ये देखना होगा। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं आर्थिक पत्रकार सुब्रो कमल दत्ता जी, आर्थिक मामलों के जानकार आकाश जिंदल जी, भोपाल से हमारे साथ होंगी सुप्रीत कौर, जयपुर से जुड़ चुके हैं कांग्रेस नेता आरसी शाह, और साथ में जबलपुर से मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजित वर्मा जी। तो आइए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। सवाल ये कि सरकार 2014 में एक चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी है। क्या ये चमत्कार की उम्मीद, और जाहिर सी बात है कि इसका बहुत बड़ा बोझ खुद वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के सर के ऊपर है। सुब्रो दत्ता जी, क्या मानना है आपका? मैं बिल्कुल मानता हूं कि ये बहुत बड़ा चुनौती है और काफ़ी आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देश का हालत देखा जाए तो काफ़ी खतरनाक और गंभीर हालत है। और ऐसे सिचुएशन में चिदम्बरम साहब का दोबारा फाइनेंस मिनिस्ट्री में लौटना और उसके बाद मतलब कि पूरा संभालना और आर्थिक दृष्टिकोण से एक नया दिशा देना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और ख़ास करके जब यूपीए 2 में बहुत ऐसे घटक दल हैं जो बिल्कुल उदारवादी नीति के खिलाफ हैं या फिर उसके साथ कोई तालमेल नहीं है, तो महत्वपूर्ण बात ये होगी जहां रिटेल पे एफडीआई लाना, बैंकिंग पे एफडीआई लाना, इंश्योरेंस पे एफडीआई लाना, पेंशन रेगुलेशन बिल जो है वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इन सब बिलों को कैसे मतलब कि एक नया पोशाक पहनाते हैं, यानी कि कुल मिला के एक बहुत अहम जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कैसे करते हैं ये बहुत बड़ा चुनौती होगा। चलते हैं अपने एक और मेहमान की तरफ, आकाश जिंदल जी के पास, आर्थिक विशेषज्ञ हैं। जिंदल जी, जो सवाल डॉक्टर दत्ता से था वही सवाल आपसे है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारियां महसूस कर रहे हैं चिदम्बरम अपने सर के ऊपर, इसलिए कि 2014 का चुनाव सामने है। नाज़िम साहब, बहुत ही सही आपने सवाल पूछा है, कितनी बड़ी जिम्मेवारियां। मेरे हिसाब से तो अगर पूछे सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर देश में किसी के ऊपर है तो इस समय होम मिनिस्टर और विद ड्यू रिगार्ड्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी नहीं है जितनी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर है, क्योंकि अर्थव्यवस्था हालात काफी हद तक खराब है। कई चीजें ऑलरेडी आपने रिपोर्ट में मेंशन की हैं जो ऑलरेडी कई बार डिस्कस हो चुकी हैं। जीडीपी ग्रोथ हमारी कम है, फॉरेनर्स का इंटरेस्ट इंडिया में कम होता जा रहा है,
चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में होती हैं, एफडीआई को मोटिवेट करने के लिए हम रेगुलेशन नहीं ला पाए हैं, पॉलिसी पैरालिसिस, हालांकि टर्म थोड़ी बासी हो गई है लेकिन पॉलिसी पैरालिसिस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके ऊपर, इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है, सरकार का डेफिसिट यानी घाटा, वो जो बजट के अंदर प्लान किया था उससे काफी बढ़ने की उम्मीद है। ऑयल का डेफिसिट काफी है, फिर साथ साथ कई इंटरेस्टिंग प्लान बन रहे हैं, जैसे कि 7,000 करोड़ का प्लान बन रहा है कि मोबाइल जो है वो बांटे जाएंगे जो डेफिसिट को और बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे समय में सबसे बड़ी चुनौती ये है अर्थव्यवस्था के अंदर रफ्तार लाना, तेजी लाना, और बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं ये बता दूं कि अर्थव्यवस्था इस हालत पे पहुंच गई है कि ऑर्डिनरी किसी दवा से या फर्स्ट एड से सही नहीं आ सकती, इसे एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। अब यहाँ पे ये आ जाता है कि चिदम्बरम साहब के पास वो विल पावर है, वो बैकिंग है कि मेजर अर्थ सर्जरी जो है वो अर्थव्यवस्था की कर सकते हैं कि नहीं, और अगर वो कर सकते हैं वही जाके 2014 के चुनाव में यूपीए की विन ट्रांसलेट कर सकते हैं। वरना आम आदमी से रिलेट करती जो चीज है, सबसे पहली महंगाई। इसी सवाल को लेके आकाश आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से अजित वर्मा हमारे साथ हैं। अजित, गरीबों का पेट और अमीरों का व्यापार चलाने की जिम्मेदारी चिदम्बरम साहब पे है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल नाज़िम, ऐसी दो विपरीत ध्रुव जैसी परिस्थितियों के बीच में चिदम्बरम को अपना काम वित्त मंत्री के रूप में संभालना पड़ा है और उनको तलवार की धार पर चढ़ना पड़ेगा। दुर्भाग्य से जिसे उदारवाद कहा जाता है, उसके तहत जितने कदम उठाए जाते हैं उनके परिणाम कठोर आते हैं आम आदमी के लिए। नाम उदारवाद है और आम आदमी के लिए उसके परिणाम कठोर हैं। अब जो 2014 की तस्वीर में 2009 के रंग भरने की बात है, तो वो मुमकिन दिखता नहीं है नाज़िम। बात यह है कि 2008 के पीछे बैकग्राउंड बहुत दूसरा था। हमारी आर्थिक सेहत बहुत बेहतर थी, आर्थिक मंदी से हम निपट पा रहे थे। उसके वजह केवल मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियां नहीं थी, हमारा घरेलू बाजार था। हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, हम सीधे चलते हैं जयपुर। हमारे साथ आरसी शाह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जुड़े हुए हैं। शाह साहब, यही सवाल आपसे, इसलिए कि चर्चा की शुरुआत है, ये जिम्मेदारी जो चिदम्बरम के सर के ऊपर या चिदम्बरम के कंधों के ऊपर है, उसका निर्वाह करना और चिदम्बरम की भूमिका, क्या कहेंगे आप? नाज़िम साहब, आपने बिल्कुल समयोचित प्रश्न उठाया है। मेरा ये मानना है कि मंत्रिमंडल में श्री पी चिदम्बरम एक योग्य अर्थव्यवस्था के हैं, जाने माने वकील हैं और इसको संभालने में पूरी क्षमता रखते हैं। इमीडिएट एड्रेस जो नेशन को करना है उन्हें, एक तो रिट्रोग्रेड टैक्सेशन के जो अमेंडमेंट्स आए थे उनके बारे में सोचना है, ताकि विदेश निवेशक इस बारे में सोचें हमारे बारे में वापस आने के लिए। दूसरी बात आई थी अपने डेफिसिट वाली बात है, उसको भी रोकना पड़ेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात भी करनी पड़ेगी, रिटेल सेक्टर में भी लाना पड़ेगा, इंश्योरेंस और बैंकिंग के सेक्टर के लिए भी बात करनी पड़ेगी। जो रुपए की मजबूती कम हो रही है उसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। ये सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जिसके बारे में जी। तो ये सीधे शाह साहब का जो एक कांग्रेस की जो विचार हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी से शाह साहब का ताल्लुक है और कांग्रेस क्या सोचती है, कहीं वो परिलक्षित हो रहा था जो शाह साहब जो कुछ भी बोल रहे थे। हम एक बार भोपाल चलते हैं। सुखप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा की। सुखप्रीत जी, हम बात कर रहे हैं चिदम्बरम के कंधों के ऊपर पड़ी हुई देश की बड़ी जिम्मेदारियों की, कैसे निभाएंगे चिदम्बरम और जिम्मेदारियां, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं एक राजनीतिज्ञ बनकर कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। मैं एक आम व्यक्ति, एक आम भारतीय नागरिक बनकर कुछ बोलना चाहती हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ने बार बार देश के सामने, जिस व्यक्ति को बार बार देश के सामने इस तरीके से लाया गया हो कि उसकी हर बात पे प्रश्न चिन्ह लगा हो, चाहे देश में आतंकवाद का मामला रहा हो, चाहे हम 2G स्पेक्ट्रम के केस को ले लें, उसमें भी कहीं ना कहीं एविडेंसेस हैं कि इन्होंने मोटा पैसा कमाया हुआ है। अब सीबीआई की जो सेशन कोर्ट है उसने भी ये माना है कि 2G स्पेक्ट्रम में भी डिसीजन मेकिंग में इनका हाथ रहा है।
उसके बाद इनके बेटे पे जो अभी एलिगेशंस लगे हैं, जो पार्लियामेंट में बार बार बहस हुई कि उसने 5% शेयर्स लिए, इन सब बातों के बाद भी उनको एक फेल वित्त मंत्री को दोबारा से ये मंत्रालय देना इतना ज़रूरी था। तो मैं ये समझूंगी कि फिर तो कांग्रेस तो ये करे कि डिग्रियां देख देख के भर्तियां शुरू कर दे, कि जिसके पास हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की, अमेरिका की डिग्रियां हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो अच्छे मंत्री बन सकते हैं। और जिनको देश के दिल की धड़कन के बारे में मालूम नहीं है, जिनको ये नहीं मालूम कि आज किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, जिसको ये नहीं मालूम कि किस तरीके से भ्रष्टाचार नीचे तक फैला हुआ है, इनकी गलत नीतियों के कारण आज किस तरीके से आदमी भूखे मर रहे हैं, किस तरीके से गरीबी एक एक घर में बस्ती चली जा रही है, पॉवर्टी लाइन के नीचे हर रोज लाखों लोग आते जा रहे हैं, जिनको देश के बारे में नहीं जो चिंता करते, और अपनी सरकार को भी एक कंपनी की तरह चला रहे हैं, जिस तरह कांग्रेस चलाई है इन्होंने। जी सुप्रीत जी, हम आपके इन तमाम बातों को, जो आप बातें कर रही हैं, इसका जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं डॉक्टर दत्ता के पास। डॉक्टर दत्ता, जो कुछ भी सुप्रीत जी कह रही हैं, क्या सहमत हैं आप इससे? नकवी जी, मैं बहुत हद तक आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखता हूँ चीज़ों को तो बहुत हद तक सहमत हूँ, पर इसके लिए मैं केवल यूपीए सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ, एनडीए सरकार को भी उतना ही दोषी मानता हूँ जितना यूपीए सरकार है। शुरुआत किसने किया है इन सब चीज़ों का, ये गौर करने वाली बात होती है। सुप्रीत जी आज के डेट में कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं और मतलब कि आर्थिक हालात देश का बहुत खतरनाक हो गया है, ग्रोथ रेट बहुत नीचे आ गई है और जो सरकारी डेफिसिट है वो बहुत चरम सीमा पे जा चुका है। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब WTO पे जब हम लोग एंटर किए थे और WTO पे जिस हिसाब से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को एक तरह से घेरा गया था पश्चिमी देशों की तरफ से, और भारत के हित के बारे में जब सोचना चाहिए था, उन सब चीज़ों को लेकर जब लॉबिंग करनी चाहिए थे, फार्मिंग की इशू है, एग्रीकल्चर की इशू है, छोटे उद्योग की इशू है, घरेलू उद्योग की इशू है, जिन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और उस दौरान कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। आज अगर उस समय अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी अगर अटल वे में अगर निर्णय लिए होते तो ये नौबत नहीं आती। यूपीए के तरफ से जो हुआ है, जो ऑलरेडी एक हालात जो तहस नहस हो चुका था, उसको और ज्यादा ग्रेवियर्ड में पहुंचाने का काम यूपीए ने किया है। अगर दोषी अगर है तो दोनों सरकार दोषी है, केवल एक उंगली उठाने से। डॉक्टर दत्ता, ये बात हम एक आर्थिक विशेषज्ञ से पूछ लेते हैं। आकाश, दो बातें सामने आई। सुप्रीत ने कहा कि यूपीए जिम्मेदार है जो आज की आर्थिक व्यवस्था है। डॉक्टर दत्ता का कहना है कि यूपीए जिम्मेदार है, वो मानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एनडीए को भी नहीं बख्शते। आपका क्या मानना है? देखिए, अगर मैडम सुखबीर ये कहना चाहती हैं कि सारा का सारा बेसिस लिबरलाइजेशन है, तो हम जानते हैं कि एनडीए ने भी लिबरलाइजेशन को मोटिवेट किया है। डिसइन्वेस्टमेंट, मेजर डिसइन्वेस्टमेंट एनडीए के टाइम हुई हैं। और अगर डेटा की बात की जाए, फिगर्स की बात की जाए, तो मैडम शायद ये जानती होंगी कि एनडीए के टाइम जीडीपी ग्रोथ क्या थी, और कांग्रेस के ही यूपीए के रेजीम में ऐसा वक्त भी रहा है जब जीडीपी ग्रोथ 9% से ऊपर रही है। तो मेरे हिसाब से हम ये नहीं कह सकते कि सारा का सारा दोष हम यूपीए के ऊपर मढ़ दें, सारा का सारा दोष हम चिदम्बरम के ऊपर मढ़ दें। ऐसा नहीं है। एनडीए की तरफ से भी कुछ फेलियर्स रहे हैं। एनडीए ने भी अपनी तरफ से प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। जरूरत यह है कि अब यूपीए क्या कर सकती है, देश के आर्थिक सुधार, देश के आर्थिक हालातों को सुधारा जाए। और मेरे हिसाब से अब जरूरी है पॉलिटिकल डिफरेंसेस से ऊपर उठ के देश को ऊपर उठाना, बिकॉज 5.3% की जीडीपी ग्रोथ आ गई है। नाजिम साहब, एक बात मैं सबको गौर दिलाना चाहूंगा, हमारा देश एक तरफ तो G20 और कहां कहां इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल समिट्स का मेंबर बन रहा है, इंटरनेशनली हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। और जब यूरोप और अमेरिका डाउन जा रहे हैं, हमारे लिए एक सुनहरा अवसर है अपने आप को एक लीडिंग इकोनॉमी एग्जिबिट करने का। ऐसे समय में अगर हम पॉलिसी पैरालिसिस में फंसे रहेंगे, पॉलिटिकल जो है आरोप प्रत्यारोप पे फंसे रहेंगे, तो एक सुनहरा मौका गवा देंगे पूरे देश के लिए। जाहिर सी बात है कि यूपीए को अगले इलेक्शंस की चिंता होगी, एनडीए को भी अगले इलेक्शन की चिंता होगी, लेकिन एज एन इकोनॉमिस्ट मुझे देश की और देश की तरक्की की चिंता है। बिकॉज आप जानते हैं मैं ऐसे बहुत से इंटरनेशनल सेमिनार्स में हिस्सा लेता हूं जहां इंडिया को आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले बहुत इज्जत के साथ, बहुत
स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है इंटरनेशनल इकोनॉमी में माना जाता था, वो पोजीशन मैं देखना चाहता हूं। और अगर इंडियन इकोनॉमी एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल इकोनॉमी के रूप में उभरेगी तो सबको फायदा होगा, चाहे काम करने वाला हमारा जी सबको फायदा होगा। आकाश, एक बात जो हमें लगता है कि आकाश जिंदल तक आते आते जो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है वो ये कि अब शायद हमको पीछे नहीं देखना चाहिए कि यूपीए 1 ने क्या किया, एनडीए ने क्या किया। हमको शायद इस वक्त के जो आज के आर्थिक हालात हैं उनसे हम कैसे निकल पाएंगे, जो हमारे आज का ज़रूरी सवाल है कि क्या 2009 जैसे हालात 2014 में पैदा हो पाएंगे। ये ज़रूरी सवाल जो हम लेके आए हैं, हमें लगता है कि हम अपने मेहमानों से भी अनुरोध करेंगे कि इस तरफ चर्चा को हम ले जाएं। पीछे लकीर को पीटते रहने से शायद अब हमें कुछ हासिल भी नहीं होने वाला है। और हमारा ये सवाल कि चिदंबरम साहब अपनी जिम्मेदारी को पूरी नेक नियति से क्या अंजाम दे पाएंगे, सवाल ये एक बार फिर हम सामने रखते हैं और चलते हैं अजीत वर्मा के पास। नाज़िम, चिदंबरम जी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी उनकी अपनी सरकार है और सरकार का ढांचा है। ये एक गठबंधन की सरकार है और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी मंत्री अपने आप निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता। गठबंधन की मजबूरियों ने ही बहुत ज़्यादा यूपीए 2 को बदनाम किया है, यूपीए 2 की सफलताओं को ग्रहण लगाया है और यही मजबूरी चिदंबरम जी के आड़े भी आएगी। देश की अर्थव्यवस्था जहाँ जिस दौर में हम चल रहे हैं वो ये मांग करती है कि कठोरता से के साथ उदारवाद के कदम उठाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया जाए, चाहे वो बीमा में हो, चाहे वो पेंशन में हो, चाहे वो बैंक में हो। तमाम सेक्टर्स खुले हुए हैं, चाहे मल्टी ब्रांड रिटेल में हो। अजीत, आपने एक बहुत ही बेबाक सी बात करने की कोशिश की और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जो बात आपने की, हमारा सवाल था कि क्या चिदंबरम अपनी जिम्मेदारियों को नेक नियति के साथ अंजाम दे पाएंगे। अजीत वर्मा ने एक अच्छी बात उस पर यह कही कि सवाल यहां पे चिदंबरम की नेक नियति से भी ज्यादा बड़ा है और वो है गठबंधन की मजबूरियां। हम जरा इनको देखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर दत्ता के पास चलते हैं। डॉक्टर दत्ता, गठबंधन की मजबूरियां, चिदंबरम की नेक नियति, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है नकवी जी। और शुरुआत में मैंने कहा था कि अलायंस पार्टनर बहुत ऐसे हैं जो उदारीकरण की नीति से उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। और मतभेद का कारण मैं खास करके 3-4 सेक्टर्स को लेकर मैंने इशारा किया था, जैसे इंश्योरेंस पे एफडीआई लाना, उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर को और बड़े पैमाने पे खोल देना और विदेशी बैंकों को और वेलकम करना और एफडीआई बैंकिंग और एफआईआईस बैंकिंग के माध्यम से लाना। इसके साथ साथ पेंशन रेगुलेटरी बिल जो है वो काफी दिनों से। डॉक्टर, ये सारी चीजें तो आ जाएंगी, जाहिर सी बात है कि ये आकाश जिंदल जी भी कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं। नहीं, लाना इतना संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि गठबंधन की जो अलायंस पार्टनर है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस का ही है, चाहे वो सपा का ही है जो बाहर से समर्थन दे रहा है, या फिर एनसीपी का ही है, इन लोगों का विरोध रहा है। इन सब चीजों इन लोगों का विरोध रहा है। यहीं पर रहिएगा, इसलिए कि आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, डॉक्टर दत्ता का कहना है कि इनमें जो सुझाव या जो सुधार लाने हैं, जो उनकी लिस्ट है, उनमें से बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो गठबंधन के दूसरे दल हैं जो स्वीकार नहीं करते हैं, वो किस आधार पर स्वीकार नहीं करते हैं, क्या कहना है उनका? इसलिए कि देश की आर्थिक परिस्थितियां तो उनके भी सामने हैं, देश को उन आर्थिक विषमताओं से निकालना तो उनका भी काम है। ऐसा क्यों है? बहुत ही, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन नाजिम साहब। देखिए, देश के, मैं तो रादर आपके चैनल के माध्यम से पहले भी और अब भी अपील कर रहा हूं बाकी एलाइज को कि देखिए, आप लोगों को, देश के लोगों ने वोट डाले हैं, किस लिए डाले हैं कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी की जाए। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कई बार बात होती है इंक्लूसिव ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। अगर देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी, तरक्की होगी, तो हमारे मजदूर मित्र, किसान मित्र दोनों को फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मुझे कहने का मौका मिल रहा है आपके चैनल के जरिए, वो ये है कि अगर रूलिंग पार्टी ये रोना रोती है कि एलाइज के कारण हम ये बिल पास नहीं कर रहे हैं, ये बिल पास नहीं कर रहे हैं,
तो रूलिंग पार्टी से सबसे बड़ा मेरा प्रश्न यह है कि मेरी रूलिंग पार्टी, एलाइज का चुनाव तो आपने खुद किया है, एलाइज तो आपने चुने हैं। मैंने तो एज अ वोटर नहीं कहा था कि उन लोगों को अपने गठबंधन में रखिए। अब गठबंधन की राजनीति आपने ली है, गठबंधन में आपने उनको लिया है। आपके एलाइज को मनाने के लिए क्या मैं देश का वोटर जाऊंगा? अपने एलाइज को कॉन्फिडेंस में लेना, उनको परसुएड करना अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, वो तो आपका काम है। जब आपने एलाइज चुने हैं तो उनको परसुएड कीजिए, कन्विंस कीजिए। आपने एलाइज तो चुन लिए ताकि आप पावर में रह सके, लेकिन जब कोई बिल पास नहीं होता तो आप जनता के सामने अगर जाके ये कहते हैं कि देखिए एलाइज हमारी बात नहीं मान रहे, तो क्या आप देश के साथ इंसाफ कर रहे हैं? जी आकाश, ये तो जो सवाल आकाश हमने पूछा था उसका एक पहलू ये है जो आप जिसके बारे में आप बतला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सरकार ने ही तो अपने गठबंधन को चुना था और सरकार की जिम्मेदारी है, ये जनता की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है कि उनकी गठबंधन की वजह से जनता जो है वो आर्थिक विषमताओं को झेले। लेकिन आप एक आर्थिक विशेषज्ञ हैं, आप देखते होंगे कि तृणमूल कांग्रेस या दूसरे और जो दल हैं वो अगर किसी बात के ऊपर कोई विरोध जताने की कोशिश करते हैं और वो भी शायद कहीं ना कहीं यही कहते हैं कि वो जनता के हक में ये विरोध जता रहे हैं। सवाल ये है कि इन विषम परिस्थितियों से निकलने का रास्ता क्या है, वो कहीं ना कहीं हमको ढूंढना होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल आपने बात कही कि इन परिस्थितियों से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और मेरी तो जो है एलाइज को ये अपील होगी कि सरकार के साथ मिलके काम करें। सरकार की अगर ट्रेन कहीं चल रही है, तरक्की के रास्ते पे कोई तरक्की करना चाहती है सरकार, तो आइडिया ये, एंगल ये लेके चलें जो भी एलाइज हैं कि वो ट्रेन आगे चलती रहे। महज ये नहीं है कि आपको ट्रेन को डीरेल ही करना है, बिकॉज आप भी देश के लोगों को आंसरेबल हो। और इकोनॉमिक पॉलिसीज को आपको इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है कि जो चीजें देश के लिए जरूरी हैं उनको रखा जाए। एफडीआई का मुद्दा आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मुद्दे पे जो कुछ एलाइज हमेशा कहना शुरू कर देते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो देश के हित में नहीं है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर उसका स्ट्रक्चर ऐसा रखा जाए, मॉडल ऐसा रखा जाए जो सरकार के साथ आप मिलकर बनाएं कि एफडीआई के रेगुलेशन ऐसे हो कि देश को उससे फायदा हो और देश को उससे कोई नुकसान ना हो। तो क्या इस तरह की एफडीआई से कोई नुकसान है? बिकॉज एफडीआई इज द ऑर्डर ऑफ द डे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर स्टॉक मार्केट में आता है, आकाश, ये इसकी वजह से बहुत ही बुनियादी सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि गठबंधन के अंदर जो दल हैं जो विरोध कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इन बातों का जवाब जरूर देना चाहिए जो आकाश जिंदल जी उठा रहे हैं। एक बार चलते हैं जयपुर, पीसी शाह साहब के पास। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं पीसी शाह साहब, जो बात आकाश जिंदल ने की थी उसका जवाब हम आपसे चाहते हैं कि गठबंधन तो बनाना सरकार का काम है, सरकार ने ही तो अपने गठबंधन को चुना था, तो गठबंधन की वजह से अगर आर्थिक नीतियों में कोई अड़चनें आ रही हैं तो उसका खमियाजा देश की जनता क्यों भुगते? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सुखबीर जी के प्रश्न का जवाब देना चाहूँगा। आते ही उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो बात उन्होंने करी है वो 100% राजनीति की बात करी है। चाहे 2G स्पेक्ट्रम की बात करी हो, चाहे करप्शन की बात करी हो, चाहे अमेरिकन एजुकेशन की बात करी हो, या उन्होंने अपने पी चिदम्बरम साहब के लड़के की बात करी हो, ये सारी राजनीति से परे कुछ भी नहीं है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो आपको बताया कि इसके लिए एनडीए सरकार भी बराबर की दोषी है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि आज की डेट में हमारी परिस्थितियां इस प्रकार बनी है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो एक का बड़ा रिसेशन चल रहा है। आज यूरो कंट्रीज की हालत देख लीजिए, अमेरिका की हालत देख लीजिए, उसके बाद अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान की हालत काफ़ी बेहतर है। इन विषम परिस्थितियों में भी आज हमने अपनी इकोनॉमी को बचा के रखा है। आज जिस प्रकार से इस देश की सरकार ने इकोनॉमी को पीसी शाह साहब, माफ कीजिएगा, आरसी शाह साहब, जब अगर आप ये बात कर रहे हैं तो क्या हम ये मानें कि हम लोगों को अब कोई बात नहीं करनी चाहिए आर्थिक सुधार के ऊपर, आर्थिक परिस्थितियों के ऊपर हमको कोई बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ ये जानते हुए कि तमाम और देशों से अच्छे हमारे हालात हैं? आर्थिक सुधार, देखिए, आर्थिक सुधार की बात अवश्य करनी चाहिए। आर्थिक सुधार के लिए उचित माहौल है और पी चिदम्बरम साहब में करेज है, उनकी एक सोच है, उस सोच के हिसाब से तो यही तो शाह साहब हम कह रहे हैं कि जो आर्थिक सुधार पी चिदम्बरम हो या जो लोग भी करना चाहते हैं उनको हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि गठबंधन का विरोध सामने आ जाता है। इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करना पड़ेगा, उनको सुविधा देनी पड़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा, उनको सुविधा देनी इसी से। शाह साहब, अगर आप हमारे सवाल को सुने, इसलिए कि हम चर्चा को कहीं
किसी एक निर्णायक जगह के ऊपर ले जाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि बात यही तो है कि अगर हम आर्थिक सुधारों की ये बात कर रहे हैं, और आकाश जिंदल जी की जो बात थी कि भाई गठबंधन जो है वो गठबंधन का विरोध तो अगर आ रहा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये देश की जनता इसका खमियाजा क्यों भुगते? देखिए, बेशक जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटना चाहती, लेकिन आप भी जानते हैं और हिंदुस्तान का हर आदमी जानता है कि गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं। दूसरे के विचारों को भी हमें मान सम्मान देना होगा, उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। उनकी अलग अलग पॉलिटिकल विचारधाराएं हैं, उसके बारे में उनकी अलग अलग सोच है। फिर भी हमारे पास, सरकार के पास सोच है, सरकार की सक्षमता है कि वो अपने, यानी कि शाहज़ाब, हमें लगता है कि हमें आपका जवाब मिल गया। एक तरफ आपको देश के आर्थिक सुधारों को भी देखना है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वोट भी सामने आ जाता है। गठबंधन के दल हैं, उनको भी वोट का ख्याल है, आपको भी वोट का ख्याल है, देश के जनता का भी ख्याल है, लेकिन कहीं आर्थिक सुधार से बड़े बन जाते हैं वो वोट जो आपको चाहिए होते हैं। हमारे साथ भोपाल से सुखप्रीत कौर हैं। सुखप्रीत, क्या कहा जाए इसको, वोट की राजनीति और आर्थिक सुधार, इनमें से ज्यादा अहम किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए क्या होता है? देखिए, हम रोज देखते हैं कि भारत में जन क्रांतियां जन्म ले रही हैं, और ये मैं मानती हूं कि जन क्रांतियां तभी जन्म लेती हैं जब आम जनता का राजनीतिज्ञों के ऊपर से भरोसा उठ जाता है। पिछले कुछ सालों में जो यूपीए सरकार के जो धांधलियां और जो इस तरीके के घोटाले सामने आए हैं, रोज मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। कुछ और पूछना था, जवाब आप कुछ और दे रही हैं। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि क्या वोट की राजनीति या वोट ज्यादा अहम है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए इस देश की, या आर्थिक सुधार और जनता की राहत बहुत ज्यादा जरूरी है? इन दोनों में से किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए क्या जरूरी है? बिल्कुल आर्थिक सुधार, बिल्कुल आर्थिक सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आगे आने जी, आर्थिक सुधार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये राजनीतिक दल तब तक ही चल सकते हैं जब तक ये देश का भला चाहेंगे, और जिस दिन ये अपना भला चाहने लगेंगे उस दिन कहीं ना कहीं इस तरीके की क्रांतियां होंगी और कुछ सिस्टम्स इस तरीके के चेंज होंगे कि फिर एक दिन इनको भरना पड़ेगा। कारण ये है कि जितनी भ्रष्टाचार, जितनी महंगाई और जिस तरीके से ये जीडीपी की दुहाई देने लग जाते हैं, आप ये बताइए, आपकी जीडीपी और सुप्रीत कौर जी, हम जो आंकड़े हैं वो आम खबर भारती के दर्शक ये बात बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं सुप्रीत जी, कि बार बार इसको एक राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश आर्थिक हालात से कैसे बाहर आएगा। आकाश जिंदल जी कुछ बोल रहे हैं। आकाश जी। जी नाजिम साहब, मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूं एक प्रश्न जो कई बार बीजेपी के लीडर से पूछा है, एफडीआई इन रिटेल, एफडीआई इन एविएशन, क्या मुझे आप एक स्पष्ट जवाब दे सकते हैं कि अगर सरकार ये लाती है तो क्या सरकार सही करेगी या गलत? आप एफडीआई इन रिटेल, एफडीआई इन एविएशन, एनहेंस्ड एफडीआई इन इंश्योरेंस के पक्ष में है या नहीं है? क्या आप अपनी पोजीशन क्लैरिफाई कर सकती हैं मैडम अपनी पार्टी की? मैं जवाब देती हूं इस चीज का। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूं। मैं तब तक इसके पक्ष में नहीं हूं जब तक इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए 2012 तक उतनी नहीं हुई। क्यों नहीं इसकी पहले से तैयारियां की गई? क्यों नहीं हर चीज को सिस्टमैटिकली किया गया कि एफडीआई को लाया जाए? आज एक तरफ आप एक बड़ा जो मुनाफाखोर और जो बिजनेसमैन है, आप उसके बारे में सोचेंगे तो एक छोटा जो व्यक्ति है, जो छोटा काम कर रहा है, छोटा बिजनेस कर रहा है, आप उसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं? आज हिंदुस्तान की ज्यादा जो जनसंख्या है वो ऐसे लोगों की है जो बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा है। अगर आप दूसरे सुप्रीत जी, आपने अपना जवाब दे दिया। हम इसी जवाब पे सहमति चाहते हैं। अजित वर्मा के पास चलते हैं। अजित, आप क्या कहेंगे? आकाश जिंदल का प्रश्न, सुप्रीत कौर का जवाब, और अब आपकी बात। आकाश जिंदल जो कह रहे हैं 100 टंच सही कह रहे हैं। उनका सवाल भाजपा का कोई नेता बड़े इत्मीनान देह ढंग से नहीं दे सकता क्योंकि नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है, टीवी चैनल पर आकर
जिस तरीके से भाजपा नेता कांग्रेस के ऊपर सारा दोष आरोपण कर देते हैं, लगता है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता बिल्कुल दूध में नहाए हुए हैं। तहलका हंगामे की याद कर लें तो याद आ जाए कि भाजपा के नेता एक के बाद एक कैसे निकले थे। इसलिए ये मेहरबानी ना किया करें कि हम दूध के धुले हैं, बाकी सब तो गंदे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, मैं कांग्रेस की तारीफ नहीं करता, लेकिन चिदंबरम जी के सामने मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। आज ही ये खबर आई है कि फ्रांस फिर से मंदी की ओर लौट रहा है। जो यूरो जोन का खतरा है वो बराबर जमा हुआ है और वो खतरा हिंदुस्तान को भी अपनी सुनामी से प्रभाव में लेगा, आज भी प्रभाव में ले रहा है। और ये बड़ा खतरा है। जो आकाश जिंदल जी ने कहा, जो कमल दत्ता जी ने कहा, वो एक सेंसिबल बात है। सेंसिबल बातों पर बात ना करके केवल राजनीति की रोटी टुकड़े की बात करने लगना, ये कौन सी बात होती है? राजनीति से ऊपर उठ के बात करने की बात करते हो, राजनीति की बात करते हैं, राजनीति से हटते जी जी। कौन कहता कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है? सारे के सारे लोगों के कारनामे सामने आए हुए हैं। बात देश की है और देश की अर्थव्यवस्था की है। नाज़िम, मुश्किल यह है कि जनता महंगाई से त्रस्त है। स्वयं प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने के बाद ये कह चुके हैं कि आर्थिक उदारवाद की जो बुनियादी धारणा है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, वो हिंदुस्तान में कारगर नहीं हुई है। इसलिए उदारवाद के जो भी निर्णय आते हैं वो आम आदमी के लिए कठोर हो जाते हैं। उदारवादी नीतियों पर आगे बढ़ना है। देखिए, देश ऐसी स्थिति में खड़ा हो गया है कि जहां कोई गो बैक नहीं है। यू कांट गो बैक। आपको आर्थिक उदारवाद के रास्ते पर अगर आप नहीं बढ़े तो आपकी आर्थिक प्रगति हो नहीं पाएगी। इसलिए जो कुछ जिंदल कह रहे हैं, अजित, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहते हैं इसलिए कि समय हो रहा है एक ब्रेक का। जो अजित बात कर रहे हैं कि हमारे पास पीछे लौटने का कोई रास्ता शायद बचा नहीं है, हमको आगे बढ़ना है, उदारवाद के साथ बढ़ना है, अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। हमें लगता है कि इस बात पे डॉक्टर दत्ता हो या आकाश जिंदल जी हो या सुप्रीत कौर जी हो या पीसी शाह जी हो, कोई भी हो, इस बात पे शायद सहमत होगा। और अगर नहीं सहमत होगा तो इसी के ऊपर चर्चा करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।